हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग। सो गाइस, आज का टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है, चलिए देख लेते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस इज़ अ हाईली कंटाजिनस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? लंग का एक इन्फेक्शन है जो कॉज किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से। और ये बहुत कॉन्टाजीनस है। कॉन्टाजीनस मतलब ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इन्फेक्शन मेनली इन्वॉल्व द लंग्स बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। तो इन्फेक्शन क्या है? मेनली लंग्स में ही होता है बट ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर सकता है। तो अगर ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर जाता है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोलते हैं। तो गाइस, चलिए देख लेते हैं इसकी फेजेस क्या क्या होती हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस की दो फेजेस होते हैं मेनली। तो फर्स्ट फेज है लैटेंट फेज एंड सेकेंड फेज होती है इसकी इन्फेक्शियस फेज। तो लैटेंट फेज क्या है? इन दिस फेज बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द बॉडी एंड स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर्सन सफर्स टीबी बट डजंट प्रोड्यूस एनी सिम्टम। तो लैटेंट फेज क्या है? जब बैक्टीरिया पर्सन के बॉडी में एंटर कर चुका होता है और पर्सन टीबी से सफ़र कर रहा होता है बट पेशेंट के बॉडी में तब भी कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होता है तब तक। तो आइए देख लेते हैं सेकेंड जो फेज़ है उसको। यह है इन्फेक्शियस फेज। इन दिस फेज बैक्टीरिया इन्फेक्ट द पर्सन एंड सिम्टम ऑकर्स व्हेन द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डन फॉर टीबी इट विल बी पॉजिटिव। सो इस फेज़ में क्या होता है? बैक्टीरिया अब क्या करता है इस फेज़ में? सिम्टम प्रोड्यूस करता है पेशेंट की बॉडी में। अगर इन्फेक्शियस फेज़ में अगर पेशेंट का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाए टीबी के लिए तो वो श्योर पॉजिटिव ही आएगा। इन दिस फेज पेशेंट इजीली इन्फेक्ट द अदर पर्सन विथ ड्रॉपलेट्स थ्रू द स्पीकिंग, लाफिंग एंड कफिंग। तो इन्फेक्शियस फेज में क्या होता है? पेशेंट दूसरे पर्सनस को भी इफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। कैसे? स्पीकिंग के थ्रू, लाफिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू। क्योंकि हमें पता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ड्रॉपलेट्स की वजह से स्प्रेड होता है, जो हम लोग कॉजेज़ में पढ़ेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ड्रॉपलेट्स की वजह से वो स्प्रेड होता है। तो क्या होता है जब हम लोग स्पीक करते हैं, लाफ करते हैं, कफ करते हैं तो हमारे माउथ से जो है ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। देन आते हैं गाइस इसकी इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज़ के ऊपर। तो इसका मेन कॉज क्या है? जैसे मैंने पहले ही डेफिनेशन में बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये है बैक्टीरिया टीबी के ऑकरेंस के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। Then guys, it infect the person with suppressed immunity due to any disease। ये ट्यूबरक्लोसिस किसको इफेक्ट करता है? जिस सब पर्सनस की इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है ड्यू टू एनी डिजीज़। अगर उसको कोई डिजीज़ है बॉडी में तो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है, इम्यूनिटी बॉडी में कम होती है, तो इसकी वजह से भी टीबी उसको अफेक्ट हो सकती है, टीबी का बैक्टीरिया उसका अफेक्ट कर सकता है। तो देख लेते हैं इसके और भी रिस्क फैक्टर के बारे में। क्या है रिस्क फैक्टर? HIV एड्स पेशेंट। तो HIV और एड्स के पेशेंट को भी टीबी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि HIV एड्स पेशेंट में हमें पता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड होती है, इम्यूनिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसके लिए वो इन्फेक्ट होने के उनके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और क्रॉनिक रेनल डिजीज़ है उनको, तो उनको भी ये टीबी होने का खतरा होता है। ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर्स क्या होते हैं? जब हमारे बॉडी की अपनी इम्यूनिटी अपनी खुद के बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है, अपनी खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, तब हम उस डिजीज़ को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर। तो जब पेशेंट ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर से सफ़र कर रहा होता है तो भी उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर किसी का लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसका मतलब उसका जो लिविंग वो जो करता है, रहन सहन उसका वो सही नहीं है, वो बहुत गंदगी में रह रहा है, उसकी प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर रहा है वो, इसलिए भी वो इन्फेक्टेड हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनमें भी टीबी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेंट और चिल्ड्रन हमें पता है इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है ये टीबी बैक्टीरिया।
स्लम एरिया देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज़ पुअर एंड लैक ऑफ हाइजीन। स्लम एरिया जो पिछड़े इलाके होते हैं उनमें भी जो लोग रहते हैं तो उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बहुत पुअर होता है। लैक ऑफ हाइजीन, उनमें भी लैक ऑफ हाइजीन होती है, वो सही से अपनी हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते हैं। इसके वजह से भी उनमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। देन गाइस देख लेते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो टीबी के साइंस एंड सिम्टम क्या है, इसमें फीवर हो सकता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में, तो फीवर हो रहा है। वेट लॉस, टीबी का मेन साइन जो होता है वो है वेट लॉस। कफिंग फॉर मोर देन 3 days, अगर पर्सन को 3 दिन से ज़्यादा कफिंग हो रही है तो भी टीबी होने का चांसेस उसका होता है। तो एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन, अगर वो कफिंग के साथ साथ स्पूटम भी बाहर आ रहा है, उसके साथ साथ स्पूटम का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी वो भी टीबी का साइन हो सकता है। समटाइम्स स्पूटम विथ ब्लड, अगर पर्सन कफिंग कर रहा है तो उसके स्पूटम के साथ ब्लड भी बाहर आ रहा है तो भी ये टीबी के सिम्टम हो सकते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट, तो टीबी के पेशेंट को क्या होगा, रात को एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है। तो पेशेंट को डिज़निया और लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। अब आते हैं गाइस इसके डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस में फ़र्स्ट हम क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली की प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सारा कुछ हम लोग इसमें कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे पेशेंट के फिज़िकल एग्जामिनेशन के ऊपर। देन हम कर सकते हैं पेशेंट का चेस्ट एक्सरे। क्यों? क्योंकि हम लोग को लंग की कंडीशन देखनी है। ट्यूबरक्लोसिस में लंग का डैमेज होता है, तो लंग का कितना डैमेज हुआ है इस सब कंडीशन को हम लोग को जानने के लिए चेस्ट एक्सरे करना ज़रूरी है। स्पूटम कल्चर भी हम लोग को करना है। स्पूटम कल्चर में क्या होता है, पेशेंट के स्पूटम को कलेक्ट किया जाता है स्वैबिंग टेक्निक के थ्रू और उसके बाद उसको लैब में भेजा जाता है। लैब में वो स्पूटम को कल्चर करके पता लगाया जाता है कि स्पूटम में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है या वायरस प्रेजेंट है। तो अगर पेशेंट को टीबी है तो पेशेंट के स्पूटम के कल्चर के बाद वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलेगा। ये है ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है उसका कंफर्मेशन टेस्ट। स्पूटम टेस्ट के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ पेशेंट को टीबी है। उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को WBCs का काउंट हाई मिलेगा, क्योंकि बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC हमारे उस इन्फेक्शन के साथ, उस बैक्टीरिया या वायरस के साथ लड़ने के लिए WBCs बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिसे हम बॉडी की इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो जब हम लोग टीबी के पेशेंट के अंदर अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसका WBC का काउंट बहुत बड़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद आते हैं गाइस ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और मॉन्टोक्स टेस्ट। इस टेस्ट में गाइस क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये इस टेस्ट में क्या होता है, एक जो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन डेरिवेटिव क्या करा जाता है, पेशेंट की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है और उसको 48 to 78 आवर्स के बाद चेक किया जाता है। अगर 48 to 78 आवर्स के बाद पेशेंट की स्किन में बम्प का फॉर्मेशन हो, एक हाई बम्प का फॉर्मेशन हो, तो उसका लेंथ भी हम लोग को मेजर करना है। अगर बम्प का लेंथ 5 to 15 मिलीमीटर हुआ, इसके बीच में अगर हुआ तो पेशेंट का ट्यूबरकुलिन टेस्ट वो है पॉजिटिव, मतलब पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। अगर वो बम्प का साइज़ अगर 5 to 15 मिलीमीटर के बीच नहीं हुआ, 5 से कम हुआ, तो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस नेगेटिव है, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ गाइस, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। सो उस पार्ट में हम इस ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट देखेंगे और डॉट्स थेरेपी को अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।